Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे लेट्स टॉक एजुकेशन के हर एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि हम तालीम के हवाले से किसी नए एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करें, उसके हवाले से बात करें। और आज के एपिसोड में हम लोग दो बहुत अहम चीज़ों पे बात कर रहे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, या फिर आप किसी भी तरह से तालीम के शोबे के साथ वाबस्ता हैं, तो आपने एक टर्म सुनी होगी, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट करते हैं इसके साथ, लेकिन ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या है, एक तो हम इस हवाले से बात करेंगे। और एक जो आजकल डिबेट बहुत ज़्यादा है और हमें हुकूमती सर्कल्स में भी सुनने को मिलती है जब तालीम के हवाले से बात हो रही होती है। जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं वो भी इस हवाले से अक्सर अपनी कंसर्न्स जो है उनको सामने ला रहे होते हैं। वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिंग स्कूल्स। अनफॉर्चुनेटली जो एक तालीमी बहरान जिसे पाकिस्तान बहुत ज़माने से अब तो दो चार है अनफॉर्चुनेटली, उसमें एक 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 बात जो बार बार सरफेस पे आ रही है, वो ये है कि द स्कूल्स आर परहैप्स फेलिंग द स्टूडेंट्स। we the environment within the school is not as conducive, चाहे वो academically हो, emotionally हो, या physical aspects, physical infrastructure हो स्कूल का। हर लिहाज से हम अपने बच्चों को हमें जिस तरह का environment provide करना है स्कूलों के अंदर, ताकि वो बेहतर सीखें, अच्छा सीखें और परवान चढ़ें, वो इन्वायरमेंट हम नहीं दे पा रहे। तो ये जो फेलिंग स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है, हम इस हवाले से भी आज बात कर रहे होंगे। और मैंने ये जो सारी तमहीद बांधी है, ये जो बैकग्राउंड दी है, तो ज़ाहिर है मैं तो इस हवाले से सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ इन दोनों एस्पेक्ट्स पे आज बात करने के लिए। एंड लेट मी से कि हम 2 साल से इनके पीछे पड़े हुए हैं। और हमारे साथ हैं राहत रिज़वान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हमने आपको पकड़ लिया। Sorry about आई मीन नो the delay. नो 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 वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड वी सो ग्रेटफुल। वी अंडरस्टैंड यू आर सो बिजी एंड वी न्यू हमें बस पीछे लगे रहना है, एक दिन तो आप हाथ आ जाएंगी एंड टुडे इज दैट डे। Thank you जी। Um, so Rahat Saga, before we talk about ECD and we talk about schools किस तरह बेहतर हो सकते हैं, let's talk about you. So आपकी जो जर्नी रही है within the education sector, how did that start? What has that journey been like? So, Ariba, it was a very interesting journey. I started my career in the education sector by teaching. ठीक है। And that is, I think, a fantastic experience because I have hands-on experience of teaching at the primary level, at the secondary level, and then at the tertiary level. So, एक वो सिलसिला था हाँ जिसने मुझे exposure दिया कि learning, how does learning happen at different levels of All three levels. yeah, education. तो उसका मुझे बहुत फायदा भी रहा, throughout my career I could I could benefit from that experience. अर्ली चाइल्डहुड से शुरू किया था, जिससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में। और उसके बाद ऑफ कोर्स देन माय करियर प्रोसीडेड एंड वो जो 10 साल या एक डेकेड और लिटिल मोर देन अ डेकेड जो था प्राइमरी एजुकेशन में, उसमें कंटिन्यूसली ये ध्यान में रहा कि आई एम जस्ट टीचिंग अ हैंडफुल ऑफ प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन जिनको कोई भी पढ़ा सकता है। एंड देयर वाज दिस ड्राइव, ऑलवेज एक एम्बिशन रहा कि किसी ना किसी तरह से मैं गवर्नमेंट के स्कूलों को के अंदर थोड़ी सी अपनी कंट्रीब्यूशन, हर कोई अपनी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस कर रहा होता है, तो वही मेरा भी एक एम था कि थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन मेरी भी रहे। सो देन आई जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू गवर्नमेंट के फेलिंग स्कूल्स को अडॉप्ट करके उन पे काम कर रही थी। When I joined, they had 18 schools, and that was a fantastic learning experience. Um,
we started with improving infrastructure, then school management को बेहतर किया, teacher training की. We found out that learning gaps थे teachers में भी, बच्चों में तो काफ़ी ज़्यादा थे. टीचर्स की पेडागोजी का इशू तो था ही था, लेकिन कंटेंट नॉलेज में भी इशू था. देयर ओन स्किल्स वर डिफिशिएंट. तो उसके हिसाब से फिर हमने टारगेट फोकस्ड ट्रेनिंग्स कराई, उनकी स्किल सेट्स इम्प्रूव कराए. And then continuous monitoring, and then school based coaching that helped us improve. I wouldn't say improve, I would say help the teachers perform better, help the students perform better. So ये जो school development और improvement जो था, that was amazing. And then I think when I went on मैंने अपना मास्टर्स जब करने के लिए मैं एज अ शिवनिक स्कॉलर गई, तो बाय दैट टाइम वी हैड 184 स्कूल्स, और पंजाब के थे, और जिन स्कूलों को हमने अडॉप्ट किया था एट लेट्स से 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ से, तो उसमें हमें डबल शिफ्ट बनानी पड़ी बिकॉज इतनी इन्फ्लक्स था, इर्द गिर्द के सारे प्राइवेट स्कूल्स खाली हो गए. देन ऑफ कोर्स सेकेंडरी एजुकेशन ने काम किया, एंड देन tertiary के बाद I thought that it's time for me to learn about education in emergencies, working across Pakistan, remote areas में लोगों के साथ काम करने का. तो वो मौका मुझे फिर INGOs में मिला, and I am right now with IRC, and they have they have education programming across the country, और remote areas में काम करते हैं, children on the go के साथ काम करते हैं, displaced children के साथ काम करते हैं. So this is something that is very rewarding for me. राहत जी, अभी आप बात कर रही थी कि आपकी जर्नी के दौरान आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि वो स्कूल्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको किस तरह से बेहतर करना है, उनको रिवाइव करना है. और आपने जिस तरह कहा कि शुरू में तो 50 बच्चे भी बामुश्किल होते थे उन स्कूलों में, बट बाय द टाइम यू लेफ्ट, तो गिरदो नवाह के जो प्राइवेट स्कूल्स थे वो खाली हो गए, एंड सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करनी पड़ी. तो फिर 2 सवाल है मेरे आपसे. एक ये कि फेलिंग स्कूल क्या होता है? वो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि हम कहेंगे कि अगर इस पैमाने पे ये स्कूल पूरा नहीं उतरा तो उसका मतलब है कि ये स्कूल फेल कर रहा है? और फिर अगर उसको रिवाइव करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है? बेसिकली फेलिंग स्कूल वो होता है मेरे जहन में, या जो हमने ऑब्जर्व किया है, फेलिंग स्कूल वो स्कूल है जिसको कम्युनिटी डिस्कार्ड कर देती है फॉर डिफरेंट रीजंस. जो कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको ये तो पता ही है ना कि हर हर कैचमेंट एरिया में एक स्कूल होता है, राइट? प्राइमरी एंड देन इस तरह से स्ट्रक्चर हुए हैं. सो इफ द द पेरेंट्स opt not to send their children to that particular school, it is a failing school. अच्छा, अब उसके reasons different हो सकते हैं, ठीक है? It could be infrastructure, it could be that the teachers are either posts vacant हैं, teachers हैं ही नहीं, या फिर female teachers नहीं हैं, if it's a if it's a girls school, या फिर ये है कि जी उस स्कूल की फैसिलिटीज बिल्डिंग ठीक नहीं, ठीक है, इतनी डिलैपिडेटेड है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को सिक्योर नहीं फील करते कि वो उसमें भेजें. और वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं. टीचर्स, बिकॉज वो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, वो तो आएंगे, मैंडेटरी है, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, छुट्टी पे हैं, वट, लेकिन वो सैलरीज वहाँ से ले रहे हैं. जी बिल्कुल. सो दे आर ऑन पेपर या फिजिकली वो हैं वहाँ पे ना, लेकिन बच्चे बच्चे नहीं हैं. दैट इज़ द बिगेस्ट इंडिकेटर कि इस स्कूल में कोई इशू आ रहा है. दी अदर, अगर बच्चे हैं और उनके लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, तो देन दैट इज़ अनदर इंडिकेटर जो कि डेफिनेटली इट्स अ फेलिंग स्कूल, राइट? जिन स्कूल के साथ हम काम करते थे उसमें ये तमाम फैक्टर्स थे. बच्चे भी कम थे, टीचर्स की शॉर्टेज थी, तो टीचर्स कुछ क्लासेस में टीचर्स थे, कुछ में नहीं थे. प्राइमरी स्कूल्स में तो आपको वैसे ही पता है कि टीचर्स एक ही टीचर होता है. बिल्कुल, हाँ, हाँ.
एंड दैट बेचारा टीचर इज टीचिंग ऑल 5 क्लासेस। और अब तो ईसीडी भी शुरू हो गया, तो वो भी एक, हालांकि वो एक कंप्लीटली स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसके लिए कमरा आपको अलहदा चाहिए, उसके लिए आपको प्ले बेस्ड लर्निंग करानी है, उसके प्रोटेक्शन के पैरामीटर्स बहुत फ़र्क हैं छोटे बच्चों के लिए। सो अब वो तमाम चीज़ें आप सोचें कि वो एक टीचर प्राइमरी स्कूल में वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली एक फेलिंग स्कूल ये होता है। अब इसमें जो स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, ऑफ कोर्स ये पहली तो बात ये है कि एक स्कूल की असेसमेंट की जाती है कि ये स्कूल जो है दिस इज़ वेयर इट स्टैंड्स। बच्चे कम हैं, अगर जो हैं वो सीख नहीं रहे हैं, टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस कैसी है, टीचर्स के शॉर्टेज है या नहीं है, फिर ये है कि बिल्डिंग किस तरह की है। और उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ख़ैर वो इतनी डिलैपिडेटेड ना हो कि भई ख़तरा हो, है ना? बाज़ तो बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि छत गिरने वाली है या कुछ इस तरह। एंड देन मेजॉरिटी अब शायद उनकी उनकी तादाद शायद कम हो गई हो, लेकिन ये है कि वॉश फैसिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन केस ऑफ गर्ल्स। बच्चियों तो बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड द अदर थिंग इज़ बाउंड्री वॉल भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। द अदर थिंग इज़ देन टीचर्स ऑफ कोर्स, और टीचर्स का होना ही काफ़ी नहीं है, टीचर्स का पढ़ाना भी ज़रूरी, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। बट टीचर्स का एटीट्यूड क्या है? देयर आर सो मेनी स्कूल्स जिसमें से ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि बच्चों के साथ जो उनके रवैया है चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है। सो उससे भी फ़र्क पड़ता है, वो भी डिटर करता है एनरोलमेंट को भी और रिटेंशन को भी। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट। सो दैट इज़ आई थिंक आई डिफाइंड फेलिंग स्कूल्स। एंड देन द स्ट्रैटेजीज, ऑफ कोर्स टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ट्रेनिंग में इस तरह कहूँगी कि देखिए, पेडागोजी और कंटेंट नॉलेज तो सिखा लेते हैं, लेकिन वर्क एथिक्स, ज़िम्मेदारी, कि ये जो बच्चे आपके पास एनरोल हुए हैं, टीचर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? कि उनको उनको उन्होंने पढ़ाना है, और तालीम और तरबियत। तरबियत दोनों। या तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स टू बी। सो एक स्कूल को, फ़र्ज़ करें ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। इसमें रिहैबिलिटेशन में हमें लग जाते हैं 6 महीने, नहीं तो साल लग जाते हैं, ठीक है? But then for a school to actually grow and develop, it takes at least 4 years. ठीक है। क्योंकि आप देखिए, एजुकेशन में ना कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। because it's training the human mind, it's cultivating the human mind, which is why ECD is important. अच्छा, सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ राज जी कि देखें, अभी हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे तो बात करेंगे, लेकिन बहुत दफ़े हमारा ज़हन, दिमाग किस तरह काम कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल पाथवेज़ किस तरह बन रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी हर टीचर को एटलीस्ट किसी हद तक, बेशक सतही नॉलेज हो लेकिन होनी अहम, ताकि वो जो आप ज़िम्मेदारी की बात कर रही थी, उनको पता हो कि उनके मुँह से निकला हुआ हर लफ्ज़, उनका हर एक्शन उस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग परहैप्स सर्टेन न्यूरोलॉजिकल पाथवेज क्रिएट कर रहा है, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं। Exactly. So teachers की, what I'm saying is that उनको मालूम होना चाहिए कि क्या, बच्चों की लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। So once the infrastructure is in place, आपने ट्रेनिंग कर दी, and then आप साथ साथ आप फोकस कर रहे हैं ऑन द चिल्ड्रन, उनकी असेसमेंट करके आपने टीचर्स को दिखाया कि दिस इज़ वेयर योर चिल्ड्रन स्टैंड, दिस इज़ वेयर योर स्कूल स्टैंड्स, हाउ डू यू वांट टू इम्प्रूव दिस। यस। एंड बहुत सी ऐसी बातें हम सुनते हैं कि एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है और सारा, यू नो नॉट ऑल स्कूल्स आर बैड। ट्रू। ट्रू। सारे स्कूल बुरे नहीं हैं, सारे टीचर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे ही काम नहीं कर रहे हैं। देयर आर वेरी गुड पीपल in the system, they are working very hard, they have the best of intentions, उनके स्कूल अच्छे भी हैं, उनके बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे भी हैं। सो अगर हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें
ठीक है, हम वन शू फिट्स ऑल वाली अप्रोच में, कुकी कटर अप्रोच में हम नहीं जा सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कि हर स्कूल जो है उसके इश्यूज़ क्या हैं, उनको आप एड्रेस करें एंड देन एम्पावर द हेड टीचर। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेन द हेड टीचर, और हेड टीचर शुड बी अ लीडर, यस। और उसकी एम्पावरमेंट के बगैर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। Again, Rahaji, very important point, because a lot of times I feel with the head teachers, even with the principals, um, they see, and it's not their fault, I feel it's how the system is made. They see it as a step forward in their career, or as a promotion, but that realization कि actually मैं lead कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हुँ, आई एम द लीडर ऑफ दिस शिप, वो रियलाइजेशन जो होती है ना, वो इनहेरेंट नहीं होती बास्ट दफ़े। एंड जो जहाँ पे आप जिस तरह राइटली पॉइंट आउट कर रही हैं कि वो रियलाइजेशन दिलाना भी एक काम का, एंड वो काम भी करना ज़रूरी है। उसको वी शुडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि बिकॉज़ एक्स वाई ज़ेड प्रिंसिपल हैं तो उनको ऑटोमेटिकली मालूम है कि वो लीडर है और लीडर की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। एग्ज़ैक्टली। आई डोंट थिंक दे रिसीव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। मैनेजमेंट की कोई ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। सो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स अपॉइंट होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, बिल्कुल। उसकी लेंथ ऑफ सर्विस की बेसिस पे हो जाते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट मतलब वेरी करता है कौन कितना रेडी है, तो उसके हिसाब से फिर परफॉर्मेंस हो जाती है। एक बहुत बड़ा हैंडीकैप हमारे हेड टीचर्स के साथ ये भी है, कि अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट द हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी ऑफ देयर स्टाफ, और समटाइम्स जो टीचर्स उन्होंने नहीं हायर किए थे, वो इतने कोऑपरेटिव समटाइम्स नहीं होते। नहीं होते। सो दे हैव, हाँ, वो मसाइल हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि कुकी कटर अप्रोच हम नहीं इस्तेमाल नहीं कर इस्तेमाल। सकते। वी नीड टू लुक एट ईच स्कूल, और ये डेवोल्यूशन के बगैर, अथॉरिटी को डेलीगेट करने के बगैर नहीं होगा। जो एनजीओज़ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेती हैं, वो उसके उसके भी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि टीचर्स प्रोवाइड करती हैं अपने, और वो एक बैलेंस हो जाता है, वो ट्रेंड होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट आउटलुक। आउटलुक टुवर्ड्स एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट है। ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स है, बिल्कुल आप सही बात तो कर। वो इस वजह से मतलब फ़र्क पड़ जाता है। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि स्कूल्स रिवाइव हो नहीं सकते। राह जी, अभी आप बात कर रही थी, अभी हम आई आई डू वांट टू अंडरस्टैंड जो पॉलिसी को लेकर आपकी तजावीज़ होंगी, लेकिन उसपे हम आते हैं आखिर में। जो सेकंड एस्पेक्ट था जिस पे आप ऑलरेडी कुछ बात कर चुकी हैं, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का, मैं उस तरफ भी आना चाह रही हूँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एवरेज व्यूअर और लिसनर। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या है? क्यों उस पे हम बात करना, हम उसके हवाले से बात करना या उस पे काम करना अहम है? ये थोड़ा-सा अनपैक करते हैं। सो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बेसिकली वो फ़ेज़ है, लाइफ़ का ऐसा फ़ेज़ है, प्रीनेटल यानी इंसेप्शन, प्रेगनेंसी के दौरान से लेके वो अम, 8 साल की उम्र तक का फ़ेज़ है। ठीक है। ठीक है? और यानी डिफरेंट उसकी स्टेजेस में डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है? जैसे अब ए वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब अब पुराने ज़माने में हमेशा लोग कहा करते थे प्रेग्नेंट खातून को ज़्यादा खिलाएँ, जो दिल चाहता है वो खाए, खुश रहें, इसको स्ट्रेस नहीं देना। किसी किस्म की जो है ना वो साइको सोशल सपोर्ट उसको चाहिए, तो आप यानी बेसिकली आप उसको बहुत खुश रखें, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स वंस द बेबी इज बोर्न, दैट इज द टाइम जबकि उसका उसका ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती है, और जैसे मैंने कहा कि उसके जेनेटिक्स, उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्या इम्पैक्ट हैं, और उसको जिस तरह का सोशल इंटरेक्शन उसके केयर गिवर्स, प्राइमरी केयर गिवर्स और उसके पेरेंट्स से मिलता है, वो ही फॉर्म करते हैं उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट को, उसके जो जितने सर्किट्स बन रहे होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, तो वो उसमें होता है। अच्छा, अब
इसमें एज द चाइल्ड ग्रोज उसमें भी इस स्टेज में भी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, हाइजीन, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन, उसको कोई ट्रॉमा ना हो, ऑल दोज थिंग्स विल इफेक्ट फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसकी मोटर स्किल्स एंड ऑल। ये तमाम चीज़ों की हेल्दी होने का दारोमदार जो है वो इस स्टेज की केयर पे है। कितनी केयर करते हैं, कितनी सही तरीके से उसको लव एंड सपोर्ट मिलती है, और इसी की बेसिस पे उसकी तमाम जिंदगी का जो स्टेज सेट होता है उसके, ठीक है, दैट इज हाउ प्रोडक्टिव दैट चाइल्ड इज गोइंग टू बी, उसका हाउ ज़ाविया वेल, क्या होगा एग्जैक्टली, दुनिया देखने का। दुनिया, हाँ, वो तमाम उस वक्त हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो है अंटिल एज 3 रोल होता है हेल्थ और न्यूट्रिशन सेक्टर का, कि वो किस तरह से गाइड कर रहे हैं पेरेंट को। रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है इसमें, जिसके अंदर हमें इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स, टू अंडरस्टैंड उनका क्या रोल है इन चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो 3 साल तक तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर उसका ध्यान रखता है, एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर दे स्टार्ट गोइंग टू डे केयर सेंटर या स्कूल या जो भी, तो फिर उसके बाद एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, बिकॉज द चाइल्ड इज स्टिल डेवलपिंग। 8 साल तक उसकी डेवलपमेंट होनी है, और जो जो भी, दैट इज अ वेरी प्रोडक्टिव पीरियड इन अ चाइल्ड्स लाइफ। जो भी आपने सिखाना है वो उस टाइम में ब्रेन इतना रिसेप्टिव रिसेप्टिव होता है, अब्जॉर्ब कर रहा है। ऑब्जॉर्व कर, तो वो पैटर्न्स, बिहेवियर्स, और उसको मतलब यानी बच्चे को गाइड करना कि व्हाट इज़ गुड बिहेवियर, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है, हेल्थ एंड हाइजीन के क्या फ़ायदे हैं, ऑल ऑफ दैट, दोज आर द बेसिस फॉर गुड। आप एक अच्छा इंसान जो है वो उसी बेसिस पे फिर वो बुनियाद खड़ी होती। सो दैट इज़ व्हाई ईसीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे मुल्क में हो तो रहा है काम डेफिनेटली, लेकिन वही कंसर्न है कि स्कूल्स आर ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। ओवरक्राउडेड हैं। ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, या तो ईसीडी सेंटर्स अलहदा से बने, और ईसीटी सेंटर्स किस हद तक अलहदा से हैं, कहीं कहीं पायलट्स कर रहे हैं, पायलट्स हुए हैं, लेकिन यही है ना कि स्केल अप कैसे होगा, दैट इज, वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है इस पे, और यूनिसेफ भी बहुत काम कर रहा है, देयर इज होप डेफिनेटली। लेकिन ये है कि उसके लिए अलहदा से सिलसिला अगर हो, क्योंकि स्कूल्स ऑलरेडी डिफिशिएंट हैं। अभी तो हम हर वक्त कह रहे होते हैं 25 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, और उनके लिए ही जगह नहीं। उनके लिए ही जब इनरोलमेंट ड्राइव होती है तो अरीबा, आप सोचें एक टीचर के सामने अगर 80 बच्चे बैठे हैं तो पढ़ाई कैसे होगी? 40 मिनट के पीरियड में अटेंडेंस होगी, डिसिप्लिन, क्लास मैनेजमेंट होगी, या जो एसएलओ सेट हुए हुए सिर्फ खामोशी होगी, सिर्फ खामोशी है। सिर्फ खाम, और वो भी अगर मल्टी ग्रेड क्लास हो, हाँ हाँ। तो फिर फिर क्या? फिर क्या करें? और आप जिस तरह अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, तो ये बहुत इसके लिए मुझे लगता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमें बहुत सेंसिटाइजेशन या हमारे डिसीजन मेकर्स को बहुत कैपेसिटी सपोर्ट तो नहीं चाहिए। बेसिक बात है कि एक 5 साल का बच्चा, जब हम व्हेन वी लुक एट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल क्लासरूम मल्टीग्रेड टीचिंग, तो एक 5 साल का बच्चा और एक 10-11 साल का बच्चा, कितना फ़र्क है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स में। 5 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे की तो फाइन मोटर स्किल्स पे पहले काम करना है। पेंसिल ग्रिप क्या है, आपको वो सिखाना है। ये 10-11 साल की बच्ची की या बच्चे की और रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जैक्टली, उनकी इमोशनल, सोशियो इमोशनल रिक्वायरमेंट्स भी बिल्कुल डिफरेंट different है, बिल्कुल different, उनकी सोशियो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीचर भी बिल्कुल मुख्तलिफ। बिल्कुल ऐसे ही एंड सो व्हेन वी पुट देम ऑल टुगेदर। टुगेदर एंड वी से कि जी हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, हमने एक कमरे का स्कूल खोल दिया और उधर एक टीचर हायर कर दिया, तो दिस इज़ क्रिमिनल, दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब जिसने भी टीचिंग की है हाँ, खुद, उसको ये पता है कि अगर
20 बच्चों से एक भी बच्चा ज़्यादा होता है। तो आप क्वालिटी टीचिंग बिल्कुल नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। ठीक है? और वो भी छोटे अर्ली ईयर्स में तो सवाल ही पैदा ही हाँ, मैंने बहुत ज़माना पहले मॉन्टेसरी को हाँ, सो वही था कि द मोमेंट एंड मुझे तो लगता था कि 15 से ऊपर अभी बच्चे हो गए ना, बिकॉज़ एवरी चाइल्ड दे हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीचर, राइट? कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई पल्लू कोई गोद में बैठा हुआ है, कोई पल्लू हाँ, किसी को अम्मी याद आ रही है, उसको रोना है, किसी ने बहुत अच्छी ड्राइंग की है, तो उसको दिखानी है। एंड देन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल रिक्वायर सपोर्ट जब आपको बहुत इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन उनको देनी है। बिल्कुल, आपको उनको एक-एक चीज़ मतलब डॉट्स पे लिखना तो बहुत बाद में आता है, बड़े-बड़े उसमें लाइनों में कलर रंग कैसे भरना है, कि वो पेंसिल को जो ऐसे चाकू की तरह पकड़ते हैं, उसको तो ठीक से पकड़ना शुरू करें। बिल्कुल। आर्म टास्क्स सो आई मीन एब्सोल्युटली। और इसमें ना अरीबा एक चीज़ और जो नोट करने वाली है कि देखिए हमने भी अपने बच्चे पढ़ाए हैं ना, हाँ। वी सेंड देम टू प्राइवेट स्कूल्स, राइट? एंड दे वर हम कहते हैं वो बेहतर स्कूल्स हैं, ठीक है? बट स्टिल हाउ मच रीइंफोर्समेंट वाज देयर फ्रॉम अस, Yeah. ठीक है? बच्चा आया है, उसको होमवर्क कराया, फिर एक्स्ट्रा पढ़ाया, फिर वीकेंड पे रिविजन कराई। आई मीन देयर वाज आई डोंट रिमेंबर अ टाइम व्हेन हमने बच्चे को अकेला छोड़ा। अकेला छोड़ा हो, बिल्कुल ऐसे ही है। we've always sort of reinforcement में हमारी हेल्प होती थी, एक्सटेंसिव रीडिंग कराने में हमारी हेल्प होती थी। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल था, फादर का, मदर का। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो जो बच्चे आते हैं, मैं अगेन आई डोंट वांट टू जनरलाइज, लेकिन एक बहुत सा बड़ा सा चंक ऐसा है कि जिनकी पेरेंट्स इलिटरेट हैं और वो सपोर्ट नहीं कर सकते अपने, चाहें भी तो नहीं कर वो सकते। नहीं, बिकॉज़ हाँ। वो नहीं, पॉसिबल नहीं है उनके लिए। अच्छा, जो अफ़ोर्ड कर लेते हैं ना, वो अपने बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो कि नहीं करा पाते, तो उनके लिए एक ट्रॉमा है, उनके लिए एक मसला है, क्योंकि ये ट्रायंगल होता है, बच्चा, पेरेंट और टीचर। टीचर, बिल्कुल ऐसे ही। ये 3 जो लोग हैं ना, वो इनपुट्स उनकी मैच करती हैं, तो बच्चा जो है वो अच्छे से सीख रहा होता है। अच्छा, the other day I came across a very good app जो कि यूनिसेफ ने बनाई है, और उसका नाम है BEEBO, बीबो के नाम से कोई ओके। ऐप है। अच्छा, ठीक। एंड आई ट्राई टू रजिस्टर, सो वो बेसिकली न्यू मदर्स के लिए है, और वो एक्चुअली जो मदर्स टू बी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो भी उस पे साइन अप कर सकते हैं। एंड देन हर स्टेज के लिए वो ऐप आपको गाइड करती है कि अब आपने क्या करना है, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस। एंड इज़ इट इन इंग्लिश या मुख्तलिफ ज़बानों में? मैंने उसको इंग्लिश में देखा है, लेकिन देखिए दिस इज सच अ गुड रिसोर्स। हाँ। हो सकता है उर्दू में भी हो, मैंने ओ, तो नहीं देखी। ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं अब गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए यंग मदर्स को बहुत अहम है। बहुत अहम है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो बाकायदा क्लासेस देते हैं, हाँ। मैंडेटरी है। हाँ। और लेकिन यहाँ पे ज़रा ये अभी नहीं, रिवाज नहीं है। सो दैट इज़ अ गुड ऐप टू यूज़। फिर ये है कि ईसीटी के हवाले से अवेयरनेस की तो बात हमने कर ली। अ, इसमें बहुत से एक्टर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, तो वो जो हैं वो उनकी इंटीग्रेशन, उनकी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, लेकिन वो ज़रा लैकिंग है। सो उसमें भी काम थोड़ा-सा तो होना हाँ, मेरा जो अगला और आखिरी जो सवालों का सिलसिला था वो इसी हवाले से था राहत जी, कि हुकूमत की जो ओवरऑल मशीनरी है, वो इस तरह है कि जो पूरी रियासत का सिस्टम है उसमें हर किस्म का कंसल्टेंट मौजूद है, राइट? आपको और हम अक्सर ये बात करते हैं कि एक बच्चे की परवरिश करने के लिए और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़, तालीम और उनको परवान चढ़ाने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए। इंटेलेक्चुअली हम सबको ये मालूम है। मज़े की बात ये है हमारे पास रिसोर्सेज़ भी जो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे पास इदारे अलहदा हैं, बच्चों की जिस्मानी नशो-नुमा के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री अलहदा है। और उसी के अंदर इनफैक्ट उनकी ज़हनी नशो-नुमा भी आती है। तालीम ऑफ़ कोर्स एक
अलहदा से है। अलहदा वो है सब्जेक्ट और उसके लिए डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री, हर चीज़, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन ये आपस में बात नहीं करते। अब आपसे जो मेरा इन अ वे हमारा जो लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस है, हमने जिन 2 एस्पेक्ट्स पे आज बात की है, स्कूल्स का रिवाइवल हो या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो। अम, हुकूमत का किरदार किस तरह ज़्यादा फ़ाल हो सकता है? अम, हम लोग इसको बाँट लेते हैं दोनों सवालों को। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम स्कूल्स के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारे इश्यूज़ की निशानदेही की, स्ट्रैटेजीज़ भी बताई। हुकूमत इनफैक्ट इस वक़्त ये जो अपने फाउंडेशन स्कूल्स सूबों में चल रहे हैं, उसके तहत प्राइवेटाइज़ेशन भी इसी सोच से करना चाह रही है कि स्कूल्स अगर हुकूमत नहीं खुद चला पा रही, तो शायद प्राइवेट सेक्टर बेहतर चला पाए। दैट इज़ वन अप्रोच जो हम इस वक़्त देख रहे हैं। क्या और अप्रोचेस हैं? किस तरह से या इस अप्रोच को किस तरह और बेहतर किया जा सकता है? जो भी हाउएवर यू फील एज़ एन एक्सपर्ट कैन बी डन एंड देन विदिन द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इस वक़्त जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को का जो मामला है उसको जो पहिए लगाने की ज़रूरत है कि जिस पेस पे प्रोग्रेस हो रही है उसको हम थोड़ा तेज़ कर सकें, उसके लिए क्या किया जा सकता है? So talking about प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेस्ड स्कूल्स ना, उनकी हम बात करें, अगर पेफ की बात करें या देर आर टू अदर मैकेनिज्म्स जो कि इस वक्त प्रेवलेंट हैं ज़्यादा। यू सी द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज, आप अगर आउटसोर्स कर रहे हैं, एक तरह से आउटसोर्स ही कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेशन सर्विस डिलीवरी को, तो उसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वन नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट आप स्कूल किसको पकड़ा रहे हैं। ठीक है, ये समझ आती है कि गवर्नमेंट का सांस थोड़ा सा ये हो रहा है कि भाई डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी से हम निकलें और हम अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करें, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करें। ठीक है, एंड इट इज अ बिट कंसर्निंग कि अकाउंटेबिलिटी में ही तो ये सब हो गया ना। हाँ, हाँ। जो गवर्नमेंट के स्कूलों में सर्विस डिलीवरी थोड़ी सी वीक Weak रह रही, ये मैं समझती हूँ कि पेफ के स्कूलों की परफॉर्मेंस बेहतर है एंड दिस इज एन इफेक्टिव मोड ऑफ एजुकेशन सर्विस डिलीवरी, बट देन अगेन अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग और उनकी क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, यस। दी अदर एक और जो रजीम चल रही है, ये तो पेफ के स्कूल्स तो चलें, दे हैव अ होल सिस्टम दैट इज टेकिंग केयर ऑफ दो स्कूल्स। ठीक है ना, और मॉनिटरिंग भी बहुत रिगरसली करते हैं, दैट इज अ सेपरेट स्टांस, और वो चल रहा है एंड इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। एक और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू गवर्नमेंट्स जो हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अब स्कूल्स को आउटसोर्स कर रही हैं। कुछ पहले इस तरह का स्टांस भी था कि जो वो ऑर्गेनाइजेशंस को या इंस्टीट्यूशंस को आउटसोर्स कर रही थी। ठीक है, और अब वो इंडिविजुअल्स के लिए भी ओपन है, बिल्कुल। ओपन है। ठीक है, अप्रोच में कोई वो नहीं है, देर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, बट स्टिल वो कंसर्न वही रहेगा, डू वी हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू capacity मॉनिटर। to monitor so many you know हाँ, vendors के होंगे, वेंडर्स बिल्कुल सही कह रही ठीक है ना, हाँ। because many of them are not even educationists। अब राहत जी, मैंने तो अपनी आँखों से इस तरह के आउटसोर्स देखिए, स्कूल्स देखे हैं जी, जिनकी हालत अब देखें, अगर हम इंक्लूसिव स्कूल्स की बात करें, तो व्हीलचेयर एक्सेस या अगर कोई ना बच्चा बहुत हाँ, बेहतर तरीके से देख नहीं सकता, तो उसकी तो स्कूल के अंदर एक्सेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। छोटे अंधेरे कमरे, स्टीप सीढ़ियाँ और कोई रैंप या लेकिन जो बच्चे एक्सेस कर भी रहे हैं, छतों पे खुले आसमान के नीचे क्लासेस चल रही हैं, रूफलेस टॉयलेट्स हैं उन स्कूल्स में, तो फिर आप कैसे अपने बच्चे ऐसे लोगों के हवाले कर सकते हैं?
ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना। देखिए गवर्नमेंट के स्कूल्स चाहे 1 कमरे का हो, चाहे वो 4 कमरों के हों, ठीक है प्राइमरी स्कूल्स में 1 कमरे हैं, लेकिन जहाँ पे सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जहाँ पे हाई स्कूल्स हैं, सफिशिएंट बिल्डिंग है, ज़मीन एलोकेटेड है, प्लेग्राउंड्स मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे और ये इट्स extremely important for children to have play based learning at all ages. All तो फिजिकल एक्टिविटी कहाँ जाएंगे, हाँ। व्हाट आर दे गोइंग टू डू। तो ये कंसर्निंग बात है कि आप स्कूल्स आउटसोर्स कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, और फिर कंटिन्यूटी नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए आपने XYZ को एक स्कूल दिया, 4 साल के बाद या साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा या व्हाटएवर हाउएवर लॉन्ग द कॉन्ट्रैक्ट इज़, बाद में आपको पता चला कि ये न तो नहीं सही चल रहा, फिर क्या स्ट्रैटेजी है? करेंगे और उन बच्चों का क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? उनका जो उनकी तो देखिए एक आपका 1 साल गया, आप कितने साल पीछे हो पीछे जाते हैं ना, और कितने बच्चे एक पूरी जनरेशन पीछे हो, पीछे हो गई। ठीक है ना? सो दैट इज़ समथिंग दैट ये अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है। एंड फिर हम इसी गुफ्तगू के अंदर राहत जी, अब अगर हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर बात करें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट करने के लिए, तेज़ करने के लिए कि इसको हुकूमती सतह पे भी सीरियसली लिया जाए। सीरियस तो शायद लिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो वसाइल दरकार हैं, मॉनेटरी भी, ह्यूमन रिसोर्स भी, अदरवाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल भी, किस तरह से इसको तेज़ी से अपस्केल किया जा सकता है? सो देखिए अब आप जैसे कह रही हैं सीरियसनेस है, बट देन सीरियसनेस एम्प्टी सीरियसनेस इज़, जब तक किसी बात के पीछे, किसी प्लान के पीछे फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होगी, तो उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा तभी होता है कि जब फंडिंग भी उसके पीछे बैक करे और वो स्पीड से रोल आउट करे। अब ये हैविंग सेड दैट, मैं मतलब यानी मैंने कई बार ये गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव से सुना है कि बजट जो है वो इतना नाकाफ़ी नहीं है। देखिए चैलेंजेस हैं, जो हमने मल्टीग्रेड टीचिंग की बात की है, उसमें चैलेंजेस हैं। बट देन वो ओवरकम हो भी सकते हैं ना, पीटीएसएमसीज़ को फंड्स जा रहे हैं, वो उनको टेम्परेरी हायरिंग कर सकते हैं टीचर्स की, हेल्पर्स ही आपने लेने हैं ना। एंड अगेन यहाँ पे अगर हेड टीचर्स और प्रिंसिपल्स एम्पावर्ड हों, तो दे विल बी इन अ मच बेटर पोज़ीशन टू सो स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस की बहुत ज़रूरत है, जो कि स्कूल खुद से करे। आई वर्क विद सेवरल पीटीएसएमसीज, और जब भी उनसे बात करो कि पीटीएसएमसीज में अच्छा आप स्कूल को कैसे बेहतर करेंगे, तो देन बहुत दफ़ा ऐसे आया कि हम स्कूल को पेंट करेंगे ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, हम कार्टून्स बनवाएंगे दीवारों पे ताकि बच्चे अट्रैक्ट होके स्कूल आए, पेरेंट्स स्कूल आए। बट जो वॉशरूम ठीक नहीं हुआ यस वो वही है। तो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो भी थोड़ी-सी हमें आई मीन स्कूल्स शुड बी ब्यूटीफुल, यस दे शुड अट्रैक्ट चिल्ड्रन, They इसमें should कोई दो राय नहीं है। functional as you said. दे हैव टू बी फंक्शनल एंड मतलब ये है कि वो फंक्शनल आप कर लें एंड देन ऑफ कोर्स ब्यूटीफाई द स्कूल, व्हाई हाँ, नॉट? हाँ, हाँ। Raji, thank you so much. This was such an insightful conversation. हमने आपसे I think 30 minutes मांगे थे, but I did not want to interject or stop you anywhere because I was absorbing and learning so much just listening to you. Thank you so much for making time. थैंक यू जी। एंड फॉर एवरीवन जिन्होंने या तो हमारा स्निपेट देखा है, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ आप बायो में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, पूरा एपिसोड देखें। और वो लोग जो बिल्कुल शुरू से एंड तक पूरे एपिसोड में हमारे साथ थे, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द टेक अवेज। एक बहुत अहम टेक अवे आज की गुफ्तगू का ये है कि देखें, ऐसा नहीं है कि स्कूल्स जो होते हैं अगर वो एक दफ़ा फेल हो गए तो उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता। स्ट्रैटेजीज़ मौजूद हैं, हमारे पास मुल्क के अंदर एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, हमें सिर्फ़ एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। हमें हर स्कूल
जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, rather than having, as Rahat ji said, a cookie cutter approach, we need to focus कि उसके यूनिक मसाइल, उस स्कूल के, उस इलाके के क्या यूनिक मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद वो स्कूल बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, और फिर उन मसाइल के गिर्द हमें अपना जो लाहे अमल है उस स्कूल की बेहतरी के लिए उसको तश्कील देना है. सो दैट इज़ वन थिंग. द अदर थिंग इज़ दैट चिल्ड्रन, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है वो छोटे बच्चे जो अर्ली ग्रेड्स में, कच्ची में, नर्सरी में, प्ले ग्रुप की उम्र के हैं, यानी वो बच्चे जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में तो 3.5 साल से हम एडमिशन्स करवा देते हैं बच्चों के, पब्लिक स्कूल्स में 5 साल से होते हैं, लेकिन 8 साल तक की उम्र कितनी अहम है, टीचर की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि टीचर का रवैया, टीचर की अटेंशन, टीचर का पढ़ाने का तरीका सिर्फ़ उस बच्चे को उस लम्हे में अफ़ेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसका जो पूरा वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का ज़ाविया है, वो तश्कील दे रहा है. एंड देन फाइनली, हाँ, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ये बहुत बड़ी आह भरी है मैंने इसीलिए, क्योंकि हम कितनी बात करते हैं इस पे और बार-बार ये बात आती है कि वो जिस तरह कहते हैं ना, इट टेक्स एन एंटायर विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड, तो इट टेक्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू इंश्योर कि हमारे बच्चे तालीम भी हासिल करें और तरबियत भी हासिल करें और अच्छे इंसान बने और बेहतर तरीके से परवान चढ़ें. जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारे पास तमाम इदारे मौजूद हैं, जहाँ पे एफ़र्ट की ज़रूरत है कि ये इदारे आपस में बैठें, गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ ख़तो-किताबत करें, एक दूसरे से ज़िद करके हेल्प माँगें. Why? For the future of our children, to ensure that when our children go to school, they stay in schools, that more children come into schools, and whoever finally reaches a classroom, वो वहाँ से एक अच्छा इंसान बन के बाहर निकले. Thank you. I'll stop there and we'll see you in the next episode. Allah Hafiz.